हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 11 अप्रैल 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन देख लेते हैं। ड्रिप इरिगेशन के विषय में क्या बात की गई है। इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात की जाए तो हमारे देश में चाहे वो लिफ्ट हो या फिर माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, इनका प्लान करना, इम्प्लीमेंटेशन करना या फिर मैनेज करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। खुद के रिसोर्सेज से प्रायोरिटी बेसिस पर वो अपने हिसाब से मैनेज करती रहती है। बाकी अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोल की, तो ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आपका पार्शियल फिनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम्स के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही हैं। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइक्रो इरिगेशन के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव को भी अपने हाथ में लेते हुए काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ। जैसे आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक कंपोनेंट है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम PMKSY AIBP, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। इसके तहत फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है जो मेजर या फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, इंक्लूडिंग माइक्रो इरिगेशन। तो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के तहत माइक्रो इरिगेशन के लिए भी फिनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है। उसके अलावा कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है। इसमें 10% कमांड जो है इसको माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी से लैस होना चाहिए, तभी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो 2015 में लॉन्च की गई एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दिसंबर 2021 में कैबिनेट कमेटी ने इसको 2026 के लिए बढ़ा दिया। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अब 2026 तक के लिए है। कितना फंड दिया गया है? 93,068 करोड़ 93,068 करोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट है, जैसे आपका एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम या फिर हर खेत को पानी, इंक्लूडिंग वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट, इनको 4 वर्ष के लिए ही बढ़ाया गया है 2025-26 के लिए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2026 तक के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी, लेकिन ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके 2025-26 तक के लिए ही इंप्लीमेंट किए जाएंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है बेयर कैसे करते हैं, 75-25 का रेशियो है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90:10 का रेशियो है। 3 कंपोनेंट मेजर हैं, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, वाटर सेट डेवलपमेंट। ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। देखिए, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम इसको 1996 में ही लॉन्च कर दिया गया था, राज्यों की रिसोर्सेस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और इरिगेशन प्रोजेक्ट को ढंग से एक्सीलरेट करने के लिए या इम्प्लीमेंटेशन को एक्सीलरेट करने के लिए। तो 1996 से काम हो रहा था एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम पे, लेकिन काम तो हो नहीं पाया, तो इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में मर्ज कर दिया गया, याद रखिएगा। तो हर खेत को पानी, इसमें से मेरे ख्याल से वाटर सेट जो डेवलपमेंट इशू है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, बाकी एग्रीकल्चर के भी कुछ इश्यूज हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का कुछ इशू है। तो ये 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से मैंने नोट नहीं किया है, पिछली कुछ वीडियोस में मैंने पढ़ाया है और मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है कि मैं बोल दूं, और गलत बोलने का कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? 100% ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनाना, कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स बनाना। बाद में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया। डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है वेस्टेज का, गार्बेज फ्री सिटीज बनानी है। तो ये देख लीजिए आप, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसमें सभी अर्बन लोकल बॉडीज 30/9/2021 यानी 30 सितंबर 2021 तक सभी अर्बन लोकल बॉडीज में इंप्लीमेंट किया गया और इनको ODF स्टेटस प्रोवाइड किया गया 100%, यानी ओपन डिफिकेशन फ्री थी। कैसे? देखिए, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन बनी, आपकी कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स बने, इसके द्वारा ही इनको ODF स्टेटस प्राप्त हुआ। बाद में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च कर दिया गया 1 अक्टूबर 2021 से। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया गार्बेज फ्री सिटीज के टारगेट के साथ और 100% सोर्स सेग्रीगेशन करना था। स्कीम क्या है? देखिए, चाहती कि जो डंप साइट हैं, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करें तो जो कचरे की डंप साइट हैं इनको ग्रीन जोन्स में डेवलप किया जाए। 2014 में जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन लॉन्च किया गया था, उसकी वजह से हमारा जो मिशन मोड था, देखिए सैनिटेशन वर्क था, वो 18% था 2024 में, तो 2014 में।
बाद में 72% हो गया सैनिटेशन वर्क। कब? वर्तमान में। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 बजट 2021-22 में लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज को कंटिन्यू करना था, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। इस बार सेफ कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स, इन पर फोकस किया गया। फर्स्ट फेज जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। पर्पस क्या था? पर्पस था 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट करना, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का और ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस प्राप्त करना। अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फेज 1 इंप्लीमेंट किया गया। बाद में 5 वर्ष के लिए 2021 से 26 तक के लिए 1.41 लाख करोड़ का, याद रखिएगा 1.41 लाख करोड़ का स्वच्छ भारत मिशन अर्बन सेकंड पीरियड के लिए लॉन्च कर दिया गया। इतना याद रखना है आपको। मिशन क्या है? आउटकम बिकम ODF प्लस सर्टिफाइड। जितने भी स्टैच्यूरी टाउन हैं उन सभी को, 1 लाख से ऊपर के पॉपुलेशन के जितने भी स्टैच्यूरी टाउन हैं उनको ODF प्लस सर्टिफाइड करना है। फोकस रहेगा टॉयलेट, ब्लीच, फ्लश एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पर। 50% जो स्टैच्यूरी टाउन हैं 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाले के, उनको वाटर प्लस सर्टिफाइड कि वो वाटर को रीयूज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इससे सर्टिफिकेशन देना है। ऑल स्टैच्यूरी टाउन इनको 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज का रेटिंग मिलना चाहिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है उसके तहत। तो देखते हैं ये प्राप्त होता है या नहीं, लेकिन आपको याद रखना है 5 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है। फेज 2 1.41 लाख करोड़ जो है दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। इन्होंने रिलीज किया है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन $72,124 के रहा है यूनेस्को फंड में एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट 2022 तक के लिए। तो डोपिंग बहुत बड़ा इशू है, यूनेस्को का फंड जो है इसके लिए काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना डबल कर दिया कंट्रीब्यूशन, जो यूनेस्को फंड है एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन्होंने कहा है कि इंडिया ने अपना कंट्रीब्यूशन डबल कर दिया है, 2 गुना कर दिया है यूनेस्को फंड में कंट्रीब्यूशन का, जिसकी वजह से डोपिंग जो स्पोर्ट में होती है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। COP29 9वीं जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी यूनेस्को फंड की। कहाँ पर? ये यहाँ पर नहीं लिखा है। इसमें जो है फंड्स की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी तय की गई थी 2020-25 के लिए। कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंटी डोपिंग के लिए स्पोर्ट में आया था, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एग्री किया गया था 2003 में। तो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन किसके लिए है? 2003 में आया था। सॉरी, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो आया था वो एंटी डोपिंग के लिए। हालांकि कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो है आपका इन्वायरमेंट के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए भी है, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स की बात की जाए तो एंटी डोपिंग के लिए भी है। एग्रीमेंट में क्या? ये एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो गया कोपेनहेगन डिक्लेरेशन। इसकी वजह से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया। और वाडा पहला प्रोग्रेसिव स्टेप्स था, जिसकी वजह से यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है सार्थक हुआ। यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है उसकी वजह से ही वाडा बना, और वाडा पहला स्टेप था जिसकी वजह से ये यूनेस्को का एंटी डोपिंग कन्वेंशन सार्थक हुआ। इंडिया ने इसको 2007 में रेटिफाई किया था, ये लाइन याद रखिएगा। अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, इंडिया जो है सिग्नेटरी है इसका। यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन 2007 में इंडिया द्वारा रेटिफाई किया गया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की बात करें तो इंडिया में ये जो है रिस्पॉन्सिबल है डोपिंग को रोकने के लिए। नाडा 2005 में स्थापित हुआ था। देखिए 2003 में इंडिया इसका मेंबर बन ही गया था, ठीक है। इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके साथ एफिलिएटेड है नाडा। NDTL जो टेस्टिंग लेबोरेटरी है, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, इसको वाडा द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त किया जा चुका है 2021 में। यानी हमारे इंडिया में जो भी डोपिंग टेस्ट होता है उसको वाडा की मान्यता होती है। इंडिया की बात करें तो 1990 में ही ये डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी बन गई थी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत। लैब को अपग्रेड किया गया 2002 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इसको परमानेंट एक्रीडिटेशन मिल गया। इंडिया ने कोपेनहेगन डिक्लेरेशन ऑन एंटी डोपिंग साइन किया था और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को दिसंबर 2004 में स्थापित कर दिया था, जो कि 2005 से अपना काम कर रही, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ज़्यादा फर्क नहीं हुआ तो इसलिए। फंड्स फॉर नई रोशनी स्कीम, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही। नई रोशनी स्कीम एम क्या है? एम है जो माइनॉरिटी वुमेन्स हैं उनकी नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक, लीडरशिप डेवलपमेंट करना माइनॉरिटी वुमेन में। 18 से 65 वर्ष की महिलाएं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की हैं उन पर फोकस किया गया। ये सारे इशूज़ हैं जिनको टारगेट किया जाता है आपके नई रोशनी स्कीम के तहत। याद रखिए
जो ये नई रोशनी स्कीम है इसको PIA द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। 12 महीने के लिए जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। नई रोशनी स्कीम के लिए 94 करोड़ जो है फंड ट्यून किया गया है, जिसमें से 85.83 करोड़ जो है एलोकेट किया जा चुका है। माइनॉरिटी वुमेन्स के लिए 2014-15 से 2020-21 तक नई रोशनी स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही है। और लीडरशिप डेवलपमेंट अभी तक कितनी माइनॉरिटी वुमेन्स में किया जा चुका है नई रोशनी स्कीम के तहत? तो 609। पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होता है, तो कैसे हो जाएगा माइनॉरिटी डेवलपमेंट? देखिए, अगर निकलने ही नहीं देंगे महिलाओं को आप, तो माइनॉरिटी जो वुमेन्स हैं उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं आएगा। 18 से 65 वर्ष की महिलाओं को टारगेट किया जाता है। 6 डेज की नॉन रेजिडेंशियल और 5 डेज की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो आप बजट याद रखिएगा, 94,000 करोड़ है नई रोशनी स्कीम के लिए। 2014-15 से लेकर 2020-21 तक इम्प्लीमेंट की गई है। 85 यानी लगभग 86 करोड़ जो है एलोकेशन हुआ है। 609 महिलाओं में लीडरशिप स्किल्स को ट्रेन किया गया है। नई रोशनी स्कीम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत आती है 18 से 65 वर्ष की एज में। क्लीन वाटर विलेजेस में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो रीजन है उसमें प्रोवाइड करना है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जाए तो 33% ऑफ एनुअल वाटर रिसोर्सेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है कंट्री का, क्योंकि इतना वाटर मतलब कि बारिश होती है, आपको पता ही है, रेनफॉल 6 महीने तक होता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी पानी बह जाता है, वाटर शॉर्टेज यहाँ पर हो जाती है। गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम इम्प्लीमेंट की हैं जो कि वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करती हैं, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी इम्प्लीमेंट किया जा मतलब कि अभी बात की गई है। इसमें कुछ कंपोनेंट हैं स्कीम के, रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन। RRR पर फोकस किया जाता है वाटर बॉडीज की। RRR मतलब रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन। आप देखिए, पानी बारिश होता है लेकिन पहाड़ी इलाका होने से पानी बह जाता है और क्या भूमिगत जल नहीं क्रिएट हो पाता है, बाद में जाके समुद्र में मिल जाता है। तो हमें रिपेयरिंग करनी है, रिनोवेशन करना है, रिस्टोरेशन करना है, ताकि हम बारिश के जल का संग्रहण कर सकें। सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। सरफेस वाटर का यूज किया जाता है इरिगेशन प्रोजेक्ट में, जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के वहां पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी, ग्राउंड वाटर इरिगेशन, इसका कंपोनेंट यूज किया जा रहा है स्कीम के तौर पर, ताकि स्टेट जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ग्राउंड वाटर इरिगेशन प्रोवाइड कर सके। अश्योर्ड कि आपको अपनी सिंचाई के लिए ग्राउंड वाटर इरिगेशन मिल जाएगा। हालांकि कई जगह पे इम्प्लीमेंटेशन जो है इसका बंद कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ये जो है आपका पानी दिया जाता है। जल जीवन मिशन 2019 अगस्त में लॉन्च किया गया था। अभी तक 21,900 यानी 22,000 हैबिटेशंस हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। इनको पोर्टेबल वाटर सप्लाई इंश्योर की जा चुकी है 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे के हिसाब से। देखते हैं आगे क्या होता है। तो कुछ खास आर्टिकल नहीं था, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के विषय में। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक